नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां दुनिया में सुलगते वॉर फ्रंट्स की हर अहम खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं उन 3 बड़ी खबरों के बारे में जिन पर आज हमारी खास तौर पर नजर रही। पहली खबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। खबर यह है कि एक बार फिर से अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइल और बमों तक सीमित नहीं रही है। अब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध तेज करने का फैसला किया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ऐलान किया है कि वॉशिंगटन ईरान पर इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाने जा रहा है। अमेरिका की आर्थिक धमकी के जवाब में ईरान ने भी अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। और इस पूरे टकराव का सबसे अहम जो मुद्दा है वो हॉर्मुज स्ट्रेट है। ये सिर्फ समुद्र का एक नया सकरा रास्ता नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे अहम लाइफलाइन में से एक है। लेकिन युद्ध के संकट के बीच में दुनिया भर इस टेंशन में है कि कहीं महाजंग से संकट पूरी दुनिया पर पकड़ न बना ले। आपको इसके बारे में बताऊंगी। वहीं दूसरी खबर के बारे में जान लीजिए। मिडिल ईस्ट क्योंकि इस वक्त बारूद के ढेर पर है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान। हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव लगातार बढ़ रहा है, तेल सप्लाई पर संकट है, आर्थिक प्रतिबंधों की तैयारी है और दोनों तरफ से एक दूसरे को कड़े जवाब की चेतावनी। इन सब के बीच में स्टार एंड स्ट्राइप्स का विवाद सुर्खियों में आ गया है। स्टार एंड स्ट्राइप्स अमेरिकी सैनिक कर्मियों के लिए प्रकाशित होने वाला जाना पहचाना अखबार है और अमेरिकी रक्षा विभाग और अखबार के बीच में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि स्टार एंड स्ट्राइप्स के एडिटर इन चीफ एरिक स्लाविन को उनके पद से हटा दिया गया है। अब ये अमेरिका का डर है या फिर कोई और नई तैयारी, उसके बारे में आगे डिकोड करेंगे। वहीं तीसरी खबर रशिया यूक्रेन से जुड़ी हुई है, जहां यूक्रेन एक बार फिर से दहल उठा है। रशिया ने यूक्रेन पर एक बड़ा अटैक किया, ज़ेलेंस्की को चुनौती दी। शुक्रवार को यूक्रेन का एक शहर रूसी ड्रोन हमले से दहल उठा। आसमान से आए ड्रोन और देखते ही देखते शॉपिंग सेंटर को निशाना बना लिया। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी है, धुआं उठा, चीख पुकार मची है और लोग अपने करीबियों को तलाशने के लिए इधर उधर भागते नजर आए हैं। कई मौतें हुई हैं और बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे आगे, लेकिन अभी शुरुआत करें इस वक्त की अहम खबर के साथ। और खबर यह है मिडिल ईस्ट तनाव के बीच में कि तनाव के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। ईरान पर सैन्य विकल्प अभी भी खुला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ये सीधे सीधे धमका रहे हैं ईरान को और कह रहे हैं कि हमारे पास सैन्य विकल्प अभी भी खुला हुआ है। आर्थिक दबाव एक राजनीतिक फैसला है। हॉर्मुज पर अमेरिका ईरान का टकराव भी लगातार बढ़ते जा रहा है और ट्रंप इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आर्थिक दबाव तो हम बनाएंगे, ये एक रणनीतिक फैसला है, लेकिन इसके साथ साथ सैन्य विकल्प यानी अभी भी हमले करने की तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है। और वो बता भी रहे हैं कि हॉर्मुज पर हम दोनों देशों के बीच में टकराव और ज्यादा बढ़ चुका है। इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे दावे करते हैं। अब ट्रंप के दावे पर ईरान क्या कह रहा है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट उनका है, नाकेबंदी खत्म हो तभी हॉर्मुज सुरक्षित है। ये ईरान की तरफ से जवाब आ गया है। वो कह रहे हैं कि नाकेबंदी जब तक खत्म नहीं होती है हॉर्मुज कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता है और जंग के लिए ईरान अभी भी तैयार है। ये ईरान ने बता दिया है कि अगर उनका सैन्य ऑप्शन खुला है तो हम भी तो तैयार हैं। दबाव धमकी के बीच में सामान्य कारोबार कैसे होगा, ये ईरान सवाल भी उठा रहा है कि कैसे होगा ये सामान्य कारोबार। एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है प्रतिबंध बढ़ाना रणनीतिक कदम है, सैन्य ऑपरेशन करना ऑप्शन खुला हुआ है। ईरान कह रहा है कि जंग के लिए हम भी तैयार हैं और अगर कोई हम पर प्रेशर बनाएगा, हमें चेतावनी देगा, धमकी देगा, तो इस सब के बीच में सामान्य कारोबार नहीं होने वाला है। कितनी भी कोशिश कर ले अमेरिका ईरान को झुकाने की, अमेरिका कभी भी उसे झुका नहीं सकता है, क्योंकि ईरान की तैयारी एक बड़े स्तर पर नजर आती है। और अगर ये सोचा जाए अमेरिका की तरफ से कि ईरान इन छिटपुट बयानबाजियों से डर जाएगा, तो ये ना तो पहले हुआ ना अब होने वाला है। अमेरिका और ईरान के बारे में अब जरा और बताती हूं आपको कि अमेरिका का हथियार कैसे आर्थिक युद्ध बन चुका है। उसने आर्थिक युद्ध खोल दिया है, यहां ईरान को सीधे सीधे उसके लपेटे में लिया हुआ है। ईरान कह रहा है कि जबरदस्त जवाबी कार्रवाई हम भी करेंगे, प्रतिबंध बढ़ाओगे तो कार्रवाई करेंगे। नया खतरा ये है, नया खतरा आते ही नया जवाब भी आ जाता है उनका। अब अमेरिका का हथियार आर्थिक युद्ध जिस तरीके से आया है, ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका का हिस्सा है हॉर्मुज स्ट्रेट को। ईरान दावा पे मंजूर नहीं है, उसका कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका का हिस्सा है हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरान कह रहे हैं कि दावा हमें ये स्वीकार नहीं है। तो ये उनकी तरफ से सीधे सीधे बता दिया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं
कि हॉर्मुज स्ट्रेट उनका है तो ये उनका कभी नहीं होने वाला है। मिडिल ईस्ट में युद्ध खत्म होने के बजाय एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर है। अमेरिका ने ईरान को झुकाने के लिए अब तक के सबसे बड़े आर्थिक वार की तैयारी की, लेकिन तेहरान भी साफ कर चुका है कि दबाव अगर बढ़ जाता है तो जवाब भी उसी अंदाज में मिलेगा। यानी एक तरफ ट्रंप का इकोनॉमिक वॉरफेयर तो दूसरी तरफ ईरान की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की धमकी। और इस टकराव का सबसे बड़ा अखाड़ा है हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से जहाजों की आवाजाही सिंगल डिजिट तक जा पहुंची है। और अब सवाल सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं है, बल्कि तेल कारोबार और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का भी है। हॉर्मुज पर बढ़ा अमेरिका ईरान तनाव। ईरान ने ट्रंप के दावे को ठुकराया। तेल की सप्लाई पर बढ़ा संकट। जब जब दुनिया को लगने लगता है युद्ध के तनाव के बीच हथियार रखे जा चुके हैं और बातचीत की मेज सज चुकी है, तभी अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जो मिडिल ईस्ट में युद्ध के खतरे को बढ़ा देता है। एक बार फिर से अमेरिका और ईरान आमने सामने होते दिख रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं रही। अब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध तेज करने का फैसला किया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ऐलान किया कि वॉशिंगटन ईरान पर इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाने जा रहा है। यानी अमेरिका का प्लान साफ है। ईरान की कमर सैन्य हमलों से जितनी नहीं टूट रही, उससे आर्थिक दबाव से उतना कमजोर किया जा रहा है। बेसेंट ने संकेत दिया कि नए प्रतिबंधों का मकसद ईरान की अर्थव्यवस्था और सरकार पर ऐसा दबाव बनाना है जिससे तेहरान को पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके। लेकिन ईरान झुकने के मूड में नहीं है। अमेरिका की आर्थिक धमकी के जवाब में ईरान ने भी अपना रुख साफ कर दिया। ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने नया खतरा पैदा किया तो जवाब सिर्फ एक मोर्चे तक नहीं होगा, जमीन से, समुद्र से, हवा से, एयर डिफेंस सिस्टम से और साइबर स्पेस में भी। ईरानी पक्ष ने संभावित जवाब को बेहद कड़ा और विनाशकारी बताया। यानी संदेश साफ है, अमेरिका दबाव बढ़ाएगा तो ईरान जवाब देगा। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में जंग के अगले चरण को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है।
इस पूरे टकराव का सबसे अहम है हॉर्मुज स्ट्रेट। ये सिर्फ समुद्र का एक संकरा रास्ता नहीं, दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का सबसे अहम लाइफलाइन में से एक है। युद्ध से पहले दुनिया के समुद्री तेल कारोबार का करीब 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जहाजों की आवाजाही तेजी से घट रही है। केपलर के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को सिर्फ 7 कमोडिटी जहाज हॉर्मुज से गुजरे, जबकि एक दिन पहले इनकी संख्या 14 थी। सबसे बड़ी बात, इनमें कोई बड़ा क्रूड ऑयल कैरियर या एलएनजी टैंकर शामिल नहीं था। यानी हॉर्मुज जितना शांत दिख रहा है, उसके अंदर उतना ही बड़ा आर्थिक तूफान छिपा है। और इसी हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। ट्रंप ने कहा, मैं अभी हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिकी क्षेत्र मानता हूँ। अमेरिका अब रणनीतिक समुद्री रास्ते पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहा है। ईरान ने ट्रंप के दावे को खारिज किया। तेहरान का संदेश है कि हॉर्मुज पर किसी बाहरी ताकत का एक तरफा दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहीं से टकराव और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अगर अमेरिका हॉर्मुज पर दबाव बढ़ाता है तो ईरान के पास भी समुद्री रास्ते को जवाबी दबाव के साधन के तौर पर इस्तेमाल करने की क्षमता और इच्छा दोनों दिखाई दे रही है। लेकिन इस जंग में ईरान की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ अमेरिका की मिसाइलें नहीं, अर्थव्यवस्था भी है। ईरान दशकों से अमेरिकी प्रतिबंध झेलता आया है, लेकिन अब युद्ध और नाकेबंदी के दबाव में उसकी तेल कमाई और व्यापार पर नई चोट पड़ी है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के तेल निर्यात में भारी गिरावट आई है। अमेरिकी दबाव का सीधा असर चीन के होने वाली सप्लाई पर भी दिख रहा है। और यहाँ एक बड़ा खिलाड़ी चीन 2025 के आंकड़ों के मुताबिक ईरान के समुद्री रास्ते से भेजे गए तेल का 80% से ज्यादा हिस्सा चीन गया था। यानी अगर अमेरिका ईरान के तेल कमाई रोकने की कोशिश करता है तो उसका असर सीधे सिर्फ तेहरान पर नहीं, बीजिंग पर भी पड़ सकता है। चीन पहले ही कह चुका है कि प्रतिबंध और दबाव समस्या का समाधान नहीं है। बीजिंग ने राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान की वकालत की, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। ईरान भले ही अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन उसके सामने आर्थिक संकट और चुनौती लगातार बढ़ रही है। ईरानी नेतृत्व की तरफ से ये भी स्वीकार किया गया कि सिर्फ सैन्य ताकत के भरोसे देश लंबे समय तक नहीं चल सकता। आर्थिक गतिविधि जरूरी है, लोगों की जरूरतें पूरी करना जरूरी है और अर्थव्यवस्था को चलाए रखना भी है। Şu an TRT ekibi olarak
इन तमाम दबावों के बावजूद ईरान के रुख में अभी तक नरमी नहीं दिखाई दी। तेहरान का संदेश साफ है, प्रतिबंधों से डरकर आत्मसमर्पण नहीं होगा। अमेरिका जितना दबाव बढ़ाएगा, ईरान उतना ही जवाब देने की धमकी दे रखा है। यानी ये सिर्फ सत्ता बचाने की लड़ाई नहीं रह गई, ईरान इसे अपनी संप्रभुता और अस्तित्व की लड़ाई के तौर पर पेश कर रहा है। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब कोई देश पीछे हटने की बजाय दबाव को चुनौती देने का फैसला करता है, तो छोटी सी सैन्य या रणनीतिक गलती भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। सवाल है, क्या ये प्रतिबंध ईरान को बातचीत की मेज पर लाएंगे या फिर ईरान इसका जवाब हॉर्मुज में और कड़े कदम से देगा? क्या तेल सप्लाई और ज्यादा प्रभावित होगी? क्या चीन अमेरिका के दबाव के खिलाफ खुलकर ईरान के साथ खड़ा होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्थिक युद्ध एक बार फिर से सैन्य युद्ध में बदल सकता है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब आपको बताती हूँ कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के तय किए गए रास्ते के बारे में। जानकारी ये है कि ईरान और ओमान के बीच में हॉर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग ट्रैफिक के लिए रास्ता तय कर दिया गया है। अब इसमें जो रास्ता तय किया गया उसके बारे में जरा जानिए। ये हॉर्मुज द्वीप है, इससे अंदर आने और बाहर जाने के लिए रास्ता सुझाया गया है। हॉर्मुज के अंदर अगर जाना है तो जहाजों को ईरान के लारक और केश्म द्वीप के बीच से गुजरना होगा। ये लारक द्वीप है, ये यहाँ पर आपको केश्म द्वीप नजर आ जाएगा। अगर हॉर्मुज से अंदर जाना है तो आपको ये वाला रास्ता अपनाना होगा, जिसमें लारक द्वीप से होते हुए इस रास्ते से केश्म द्वीप तक आप पहुंचेंगे। ये रास्ता ईरान के बंदरगाहों और तेल टर्मिनल तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर इसी रास्ते से आपको बाहर निकलना है, हॉर्मुज से आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको ओमान का रास्ता इस्तेमाल करना होगा। जहाजों को ये वाला रास्ता इन्हें अपनाना होगा और ये ओमान से होते हुए बाहर की तरफ मुसंदम प्रायद्वीप होकर के गुजर जाएंगे। ये रास्ता हॉर्मुज के दक्षिणी हिस्से में है और ये रास्ता ईरान के तट से दूर भी है। अब जानकारी यह है कि इस रास्ते से अमेरिका भी अपने जहाजों को गुजरने देता है। इसके अलावा ईरान के IRGC ने जहाजों के हॉर्मुज के दक्षिणी इलाके से गुजरने पर पूरी तरीके से रोक लगाई है। अब माना यह जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने बीते कुछ समय में ईरान के जिन ठिकानों पर हमला किया उनमें से यही रास्ता प्रमुख था। रडार सेंटर और निगरानी केंद्र, इन पर हमले की वजह से ईरान की हॉर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखने की क्षमता काफी कम हो गई और शायद यही वजह रही कि बीते कुछ समय में अमेरिका हॉर्मुज के दक्षिणी इलाके से तेल टैंकर और जहाजों को निकालने में सफल रहा है। वहीं आपको बताती हूँ कि तनाव के बीच में अमेरिका ने एक बार फिर से धमकी दे दी है। ईरान को अमेरिका ने प्रतिबंधों की धमकी दी है। ईरान पर प्रतिबंध लगाने की जो धमकी मिली है, अमेरिका कह रहा है कि आर्थिक प्रतिबंध हम और ज्यादा बढ़ा देंगे। अमेरिका की धमकी को ईरान ने ठुकरा दिया है, प्रतिबंधों को सीधे सीधे नजरअंदाज कर दिया है। वो कह रहा है कि हम अमेरिका के किसी भी ना तो धमकी को मानते हो ना ही प्रतिबंधों को मानते हैं। हालांकि अमेरिका पूरे प्रयास कर रहा है कि आर्थिक तौर पर ईरान की कमर तोड़ दी जाए, लेकिन एक सच ये भी है कि ईरान ने इन सब युद्ध के बीच में जितना ज्यादा तेल बेचा है वो 15 सालों से लगे प्रतिबंधों के बीच में भी वो कभी नहीं बेच पाया है। अमेरिका कह रहा है कि हम प्रतिबंधों को और बढ़ाएंगे, ईरान कह रहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करते हो कर लो, लेकिन हम अमेरिका के सामने घुटने टेक दें ये नहीं होगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री आरागची का अमेरिका पर पलटवार आया है। अमेरिका का हर मकसद नाकाम होगा, आरागची का कहना है। हमने अमेरिका का एक्शन पहले भी देखा है, आर्थिक हमला भी नाकाम होगा, आरागची ने ये कह दिया है। बड़ी बात वो कह रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि प्रतिबंध और बढ़ा रहे हैं और वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची कह रहे हैं कि अमेरिका का हर मकसद सिर्फ और सिर्फ नाकाम होगा और हमने अमेरिका का एक्शन पहले भी देखा है और बहुत ज्यादा फर्क हमें इस बार भी नहीं पड़ता। आर्थिक हमला भी उनका हम इसी तरीके से नाकाम कर देंगे। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकियों भरे लहजे में कुछ ना कुछ ईरान के लिए अनर्गल बयान देते हैं और दूसरी तरफ ईरान उन बयानों का खंडन करते रहता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का मोर्चा गर्म है। अमेरिका और ईरान बिल्कुल आमने सामने हैं। हॉर्मुज में तनाव है और अमेरिकी सेना लगातार दबाव भी बढ़ा रही है। लेकिन अब इस जंग का एक और मोर्चा खुल गया है। अमेरिकी सेना के अंदर खबरों की आजादी बनाम सेंसरशिप की लड़ाई चल रही है। जिस अखबार का मकसद है कि अमेरिकी सैनिकों तक खबर पहुंचे, सच पहुंचे युद्ध के मैदान का, उसी के एडिटर इन चीफ को ही पद से हटा दिया गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी कि पेंटागन और सैन्य अखबार स्टार एंड स्ट्राइप्स के बीच में शुरू हुआ ये विवाद अब खुल करके सबके सामने है, दुनिया के सामने है। सवाल बहुत बड़ा है कि क्या युद्ध के बीच में सैनिकों तक पहुंचने वाली खबरों पर भी अब अमेरिका पहरा लगा देगा।
मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव और तेल सप्लाई पर संकट। आर्थिक प्रतिबंधों की तैयारी और दोनों तरफ से एक दूसरे को कड़े जवाब की चेतावनी। यानी जंग का असर सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं है। इस युद्ध ने अब अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और सूचना के मोर्चे को भी गर्म कर दिया है। अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में तैनात हैं और ऐसे समय में सैनिकों तक पहुंचने वाली खबरें और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि सैनिकों के लिए खबर सिर्फ खबर नहीं होती। वो जानना चाहते हैं कि जंग में क्या हो रहा है, अमेरिका की रणनीति क्या है, सैनिकों के सामने खतरा कितना बड़ा है और सरकार उन्हें क्या बता रही है। यहीं से शुरू होता है स्टार एंड स्ट्राइप्स का विवाद। आपको बता दें कि स्टार एंड स्ट्राइप्स क्या है। अमेरिकी सैनिक कर्मियों के लिए प्रकाशित होने वाला जाना पहचाना अखबार है। इसका इतिहास अमेरिकी सेना के साथ जुड़ा रहा है और इसका काम सैनिकों तक ऐसी खबरें पहुंचाना है जो सीधे उनके काम, उनकी तैनाती और सैन्य अभियानों से जुड़ी। लेकिन अब इसी अखबार का एडिटोरियल सवालों के घेरे में है। अमेरिकी रक्षा विभाग और अखबार के बीच में इतना विवाद बढ़ गया है कि स्टार एंड स्ट्राइप्स के एडिटर इन चीफ एरिक स्लाविन को उनके पद से हटा दिया गया। और मामला यही नहीं थमा। अखबार के पब्लिशर मैक्स लेडरर और मिडिल ईस्ट रिपोर्टर लारा कोटे को भी नौकरी से अलग किए जाने के नोटिस मिलने की जानकारी है। इस पूरे विवाद की जड़ बताई जा रही है एक टीवी इंटरव्यू। एरिक स्लाविन ने इंटरव्यू में कहा था कि अगर अमेरिकी सैनिकों के लिए प्रकाशित होने वाली खबरों पर सेंसरशिप लगाई जाती है तो ये उनके लिए रेड लाइन होगी। यानी स्लाविन का संदेश साफ था, सैनिकों तक पहुंचने वाली खबरों को नियंत्रित करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि इस पूरे मामले को मिडिल ईस्ट की जंग से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त अमेरिकी सेना दुनिया के सबसे संवेदनशील सैन्य संघर्षों में एक में सक्रिय है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य और आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है। हॉर्मुज जैसे रणनीतिक समुद्री रास्ते पर तनाव है और ऐसे माहौल में जानकारी साझा करना खुद एक रणनीतिक हथियार बन जाता है। युद्ध के समय सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है सुरक्षा और पारदर्शिता के बीच संतुलन। सैन्य अभियान की संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती, लेकिन दूसरी तरफ सैनिकों और उनके परिवारों तक सही और स्वतंत्र खबर पहुंचाना भी बेहद अहम। यही वो जगह है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता आमने सामने दिखाई देती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा दिख नहीं रहा। देखा जाए तो ये विवाद सिर्फ एक एडिटर, एक पब्लिशर और एक रिपोर्टर की नौकरी का मामला नहीं है। ये उस बड़े सवाल से जुड़ा है जो हर युद्ध के दौरान सामने आता है। क्या युद्ध के वक्त सरकार और सेना को खबरों पर ज्यादा नियंत्रण मिलना चाहिए, या युद्ध के बीच भी पत्रकारिता की स्वतंत्रता कायम रहनी चाहिए? अमेरिका जैसे देश में ये बहस और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वहां प्रेस की स्वतंत्रता को लोकतांत्रिक व्यवस्था का
अहम हिस्सा माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और अब खबर आपको यमन से बताती हूँ, जहां यमन के मारिब में बड़ा हमला हुआ है। हुती समूह ने मारिब में हमला कर दिया है। हुतियों ने ड्रोन से अटैक किया है। सऊदी समर्थित सेना को निशाना बनाया है। राजोम ड्रोन से हमला किया। टैंक में जोरदार धमाका हुआ है। ये तस्वीरें जरा देखिए। ड्रोन से जो अटैक किया गया उसके बाद ये टैंक में जोरदार धमाका हुआ है। हुती ड्रोन अटैक का ये वीडियो सामने आया है। ये जिस तरीके से धमाका हुआ है उससे पूरे टैंक के परखच्चे उड़ गए हैं। ये सऊदी समर्थित सेना को निशाना बनाया गया है। यमन के मारिब में ही ये बड़ा हमला हुआ है। यमन के बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि सऊदी को सपोर्ट करते हैं, हुतियों का विरोध करते हैं। हुती यमन का एक आतंकी संगठन होने के बावजूद सरकार का समर्थन प्राप्त नहीं कर पाता है और इसी वजह से हुतियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अब हुती क्योंकि सऊदी अरब के साथ यमन खड़ा हुआ इस बात से नाराज हैं और ऐसे में लगातार कार्रवाई वो अपने देश में भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और विस्फोट में अब खबर आपको यूरोप से बताती हूं, जहां रूस की तरफ से यूक्रेन पर भीषण अटैक किया गया है। ड्रोन से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। ड्रोन हमले से यूक्रेन की क्रीविरी को निशाना बनाया गया है। इस हमले में 14 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 121 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 22 बच्चे भी शामिल हैं, ये भी बताया जा रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे पर सबसे ज्यादा हमले ड्रोन के माध्यम से ही कर रहे हैं। पिछले दिनों यूक्रेन की तरफ से बड़ी तादाद में रूस में दावा किया गया था कि उसने तबाही लाई है ड्रोन हमले करके, जो 800 से ज्यादा की संख्या में भेजे गए थे। अब इस बार बारी रूस की थी और रूस ने यूक्रेन पर जो ड्रोन दागे हैं क्रीविरी में, उस हमले में 14 लोगों की जान चली गई है। 121 घायल हैं। 22 बच्चे भी इन घायलों में शामिल हैं। ये तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं क्रीविरी। वहीं क्रीविरी हमले पर जेलेंस्की का बयान आया। उन्होंने कहा है कि हमले के बाद बचाव अभियान जारी है। जेलेंस्की ने रूस पर घोर बर्बरता का आरोप लगाया। रूस के हमले का हम करारा जवाब देंगे, ये भी जेलेंस्की की तरफ से कहा गया है। अब क्योंकि उन्हें भुगतान करना पड़ा है इसलिए वो कह रहे हैं कि हम भी इसका बदला लेंगे, यानी ये कार्रवाई ड्रोन की अभी और आगे भी देखने को मिलने वाली है। एक देश दूसरे पर हमला करके वहां सब कुछ नष्ट करता है, फिर बदले वाली कार्रवाई होती है और ये बदले वाली कार्रवाई होते होते बस यही कार्रवाइयां देखने को मिलती हैं, जिसके बाद कुछ ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं। दोनों ही देश आग की जद में हैं और इसकी वजह से अब कहीं ना कहीं यूरोप में अस्थिरता भी आने लगी है, क्योंकि ये युद्ध पिछले 5 साल से लड़ा जा रहा है। 5वें साल में ये प्रवेश कर गया है, लेकिन ना जेलेंस्की रुकने के लिए तैयार हो रहे हैं, ना ही पुतिन रुकने के लिए तैयार हो रहे हैं। जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि क्रीविरी में जो हमला हुआ है वो घोर बर्बरता थी और हम रूस के हमले का करारा जवाब देंगे, यानी आगे आने वाले दिनों में आप रशिया पर भी ऐसा ही ड्रोन हमला देखने वाले हैं। वहीं रूस को नॉर्थ कोरिया से KN-30 मिसाइलें मिल गई। रूस को नॉर्थ कोरिया ने ये मिसाइलें दी है। रूस के जखीरे में नॉर्थ कोरिया की नई बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल कर ली गई हैं यूक्रेन पर, जिसके बाद मिसाइल हमले का खतरा भी बढ़ गया है। रूस के पास KN-30 है और रूस में ये तैनात की जा रही है नॉर्थ कोरियाई मिसाइल यूनिट। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये बहुत पहले से होते जा रहा है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये नॉर्थ कोरिया से जो मिसाइलें आई हैं, जो डिप्लॉय किए जा रही हैं रशिया के अंदर। नॉर्थ कोरिया को आपका झंडा नजर आ जाएगा। KN-30 ये मिसाइल है जिसे डिप्लॉय किया जा रहा है रूस के अंदर और इसके माध्यम से यूक्रेन को कहीं ना कहीं दहलाने की तैयारी है। नॉर्थ कोरिया रशिया का बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, अपने सैनिकों को भी भेजता है इस युद्ध में लड़ने के लिए, और अब उसकी तरफ से ये मिसाइलों का एक और बेड़ा पहुंचा दिया गया है। लोग जरूर उत्सुक और खुश नजर आ रहे हैं। ये यूक्रेन में तबाही लाने के लिए भेजी गई हैं। ये उत्तर कोरिया का झंडा लगी हुई मिसाइलें KN-30, ताकि ये और ज्यादा वहां पर तबाही लेकर के आए। वही एक और खबर आपको बताती हूँ, रूस के फ्यूल काफिले पर यूक्रेनी ड्रोन हमला हुआ और ज़ेपोरिज़िया के प्रिमोर्स्क के पास सप्लाई रूट पर यह हमला किया गया है। यूक्रेन का दावा है फ्यूल टैंकर और एस्कॉर्ट वाहन हमने नष्ट कर दिए हैं। क्रीमिया की ओर ये रूसी ईंधन काफिले जा रहे थे जिन्हें निशाना उनकी तरफ से बनाया गया है। यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि रूसी सैन्य लॉजिस्टिक्स पर यह सीधा सीधा प्रहार है। एक तरफ तैयारी हो रही है कि नॉर्थ कोरिया से आई हुई मिसाइलों को यूक्रेन पर दागा जाए, यूक्रेन को दहलाया जाए। दूसरी तरफ यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि उसने रूस के फ्यूल काफिले पर ड्रोन से हमला किया है ज़ेपोरिज़िया के प्रिमोर्स्क के पास
और सप्लाई रूट पर हमला करके दो फ्यूल टैंकर और एस्कॉर्ट वाहन को उसने नष्ट कर दिया है। क्रीमिया की ओर ये रूसी ईंधन काफिले जा रहे थे जब इन्हें निशाना बनाया गया है। यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि रूसी सैन्य लॉजिस्टिक्स पर यह सीधा प्रहार है। वहीं रूस और यूक्रेन की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन बारूद की आग अब भी और ज्यादा लगी हुई नजर आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के गृह नगर क्रीविरी में रूस के ड्रोन हमले ने तबाही लाई। एक शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई, 121 लोग घायल हैं। और जेलेंस्की के अनुसार पहले हमला हुआ है और फिर जब राहत कर्मी लोगों की जान बचाने के लिए पहुंचे हैं तो दूसरा हमला फिर से कर दिया गया है। यानी पहले मौत का हमला, फिर मदद पर हमला। देखिए क्रीविरी में रूसी ड्रोन हमले की आखिरकार इनसाइड स्टोरी क्या है। रूस के ड्रोन से मचा कोहराम। यूक्रेन के क्रीविरी पर कहर, ड्रोन बरसे 14 जिंदगियां खत्म। पहले ड्रोन का वार, फिर राहत कर्मियों पर खतरा। ये तस्वीरें हैं यूक्रेन के उस शहर की जिसे दुनिया यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के गृहनगर के तौर पर जानती है। लेकिन शुक्रवार को यही शहर रूसी ड्रोन हमले से दहल उठा। आसमान से आए ड्रोन और देखते देखते शॉपिंग सेंटर को निशाना बना दिया गया। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, धुआं उठने लगा, चीख पुकार सुनाई देने लगी और लोग अपने करीबियों को तलाशने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक इस हमले में 14 लोगों की मौत हुई है, जबकि 121 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 22 बच्चे भी शामिल हैं और 29 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। जेलेंस्की के मुताबिक पहले ड्रोन से इलाके को निशाना बनाया गया और इसके बाद जब बचाव कर्मी राहत और बचाव के काम में जुटे तो दूसरा हमला किया गया। यानी जिस वक्त लोग जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे उसी वक्त खतरा फिर आसमान से आया। जेलेंस्की ने इस हमले को आतंकवादी हमला करार दिया। और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से रूस पर वास्तविक दबाव बनाने की अपील की। शॉपिंग सेंटर यानी ऐसी जगह जहां हम लोग मौजूद होते हैं, जहां परिवार खरीदारी करने आते हैं, बच्चे आते हैं, लोग रोजमर्रा की जरूरतों का सामान लेने आते हैं। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में अब ऐसी जगह भी सुरक्षित नहीं रह गई है। ड्रोन युद्ध ने जंग की तस्वीर बदल दी है। अब हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी ड्रोन किसी शहर के भीतर घुस सकते हैं। रणनीतिक ठिकानों के साथ साथ शहरी इलाकों को भी निशाना बना सकते हैं। और यही वजह है
कि यूक्रेन के शहरों में हर ड्रोन अलर्ट लोगों के लिए मौत के डर में बदल चुका है। क्रीवी शहर के लिए ये पहली त्रासदी नहीं है। रूस के हमलों में ये शहर पहले भी दहल चुका है। अप्रैल 2025 में यहाँ एक बच्चों के खेल मैदान को निशाना बनाए जाने की खबर आई थी। उस हमले में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हो गए थे। यानी जेलेंस्की का श्रीनगर लगातार युद्ध की चपेट में है और अब एक बार फिर एक शॉपिंग सेंटर पर ड्रोन हमले ने पूरे शहर को हिला दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में ड्रोन अब सबसे बड़े हथियारों में शामिल हो चुके हैं। दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, ऊर्जा प्रतिष्ठानों, औद्योगिक इलाकों और रणनीतिक ठिकानों को ड्रोन से निशाना बना रहे हैं। लेकिन इन हमलों का सबसे बड़ा असर सीधे आम लोगों पर पड़ता है। एक तरफ मिसाइलों का खतरा, दूसरी तरफ ड्रोन का डर और ऊपर से लगातार एयर रेड अलर्ट। यानी यूक्रेन के शहरों में जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, घर की चौखट तक पहुंच चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत की कोशिशें कई बार हुई हैं। शांति की उम्मीद भी कई बार जगी, लेकिन जमीन पर तस्वीर अब भी अलग है। बातचीत के बीच हमलों के बीच जवाबी हमले और फिर बढ़ता हुआ ड्रोन युद्ध, यही सिलसिला इस जंग को खत्म होने नहीं दे रहा। और अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि अगला हमला कहाँ होगा, सवाल ये भी है आखिर कब तक यूक्रेन के शहरों में ड्रोन और मिसाइलों का खौफ बना रहेगा। रूस यूक्रेन जंग अब सिर्फ एक मोर्चे पर सीमित नहीं रह गई है। बंदरगाह हो, फैक्ट्रियां हो, ऊर्जा ठिकाने हो या शहर हो, हर तरफ इनकी पहुंच हो चुकी है। पहले प्रयास ये किया जा रहा था कि खाली जगहों को निशाना दोनों ही कंट्री बना रही थी एक दूसरे के मुल्क में, लेकिन अब ये आलम हो गया है कि जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर बंदरगाह है, जहां पर फैक्ट्रियां हैं, वहां पर तबाही है। यूक्रेन के ओडेसा और इजमाइल बंदरगाह रूसी हवाई हमलों से दहल उठे। धमाकों के बाद बंदरगाह इलाकों में आग की लपटें देखने को मिली, भारी नुकसान हुआ। रूस ये दावा कर रहा है कि उसने पश्चिमी देशों से हथियार लेकर के आ रहे जहाज और हथियार भंडार को निशाना बनाया है। यानी मॉस्को का संदेश एकदम साफ है कि यूक्रेन को हथियार देने वालों की सप्लाई लाइन पर सीधा हमला हो। लेकिन यूक्रेन भी कहां पीछे हटने के मूड में है। यूक्रेनी ड्रोन लगातार रूस के भीतर अहम ठिकानों और सैन्य आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ से पलटवार हो रहा है और अब जंग का दायरा जमीन से निकल करके आसमान, बंदरगाह, रणनीतिक ठिकानों तक जा पहुंचा है। ओडिशा और इजमाइल यूक्रेन के लिए सिर्फ दो बंदरगाह नहीं है, ये काला सागर क्षेत्र में यूक्रेन की आर्थिक और रणनीतिक गतिविधियों के लिए बेहद अहम केंद्र है। ऐसे में इन इलाकों पर हमला यूक्रेन के लिए एक साथ कई मोर्चों पर दबाव पैदा करता है। रूस ने कहा कि उसका मिशन पश्चिमी देशों से आने वाले हथियार और उनसे जुड़े गोदामों थे। अगर रूस इन सप्लाई रूट्स को बाधित करने में सफल होता है तो इसका सीधा असर यूक्रेन की सैन्य क्षमता पर पड़ सकता है, क्योंकि युद्ध के इस चरण में यूक्रेन की सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि लगातार हथियार, गोला बारूद, एयर डिफेंस और सैन्य उपकरण है।
यही वजह है कि रूस अब उन रास्तों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है जहां से यूक्रेन तक सैन्य मदद पहुंच सकती है। दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए ये हमला एक और संदेश है कि रूस अपने हवाई हमलों को और तेज करने से पीछे नहीं हट रहा। इसी बीच रूस ने जमीन पर कब्जे करने का दावा किया है। इनमें एक जापोरिजिया क्षेत्र और दूसरा डोनेस्क क्षेत्र भी बताया गया। हालांकि युद्ध के मैदान से आने वाले ऐसे दावों की स्वतंत्र पुष्टि अलग अलग स्तर पर चुनौतीपूर्ण रहती है, लेकिन तस्वीर साफ है। रूस जमीन पर भी दबाव बनाए रखना चाहता है, यानी एक तरफ मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन के रणनीतिक ठिकानों पर हमला, दूसरी तरफ जमीनी मोर्चे पर आगे बढ़ने की कोशिश। यही दोहरी रणनीति यूक्रेन के लिए चुनौती बढ़ा रही है। रूस शायद यूक्रेन को एक साथ कई दिशाओं से दबाव में लाना चाहता है ताकि उसकी सैन्य क्षमता, लॉजिस्टिक्स और आर्थिक ढांचा लगातार कमजोर होता जाए। रूस के हमलों की मार यूक्रेन के जेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी रीह तक पहुंची है। ये वही औद्योगिक परिसर है जिसे 2022 में भी रूसी हमले का सामना करना पड़ा था। यूक्रेन के लिए ऐसे औद्योगिक केंद्रों की सुरक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ रोजगार और अर्थव्यवस्था से जुड़ी नहीं है, बल्कि देश के औद्योगिक ढांचे का बड़ा हिस्सा है। युद्ध के दौरान जब किसी देश की स्टील प्लांट, ऊर्जा संयंत्र, बंदरगाह और परिवहन नेटवर्क पर लगातार हमला होता है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर भी युद्ध का दबाव कई गुना बढ़ जाता है।
रूस के हमलों का यही असर यूक्रेन के सैन्य और आर्थिक ढांचे पर पड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी उतना ही विस्फोटक है। यूक्रेन भी रूस के खिलाफ लगातार ड्रोन हमले कर रहा है। रूसी इलाके में सैन्य ठिकानों, ईंधन और ऊर्जा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे रणनीतिक स्थानों को निशाना बनाने की कोशिश होती रही है। यानी रूस यूक्रेन के बंदरगाहों और सप्लाई रूट पर प्रहार कर रहा है, तो यूक्रेन रूस की गहराई में ड्रोन भेजकर जवाब देने की कोशिश भी कर रहा है। यही वजह है कि अब युद्ध का नक्शा सिर्फ यूक्रेन की सीमा तक सीमित नहीं रह गया। ड्रोन तकनीक ने दोनों देशों को एक दूसरे के पीछे तक हमला करने की क्षमता दी है। यूक्रेन के लिए ये रणनीति रूस की सैन्य मशीनरी और आर्थिक ढांचे पर दबाव बनाने का तरीका है। जबकि रूस इसे अपने खिलाफ चल रहे हमलों का जवाब बताकर और ज्यादा आक्रामक कार्रवाई का आधार बना रहा है। यानी रूस यूक्रेन युद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर हमला अगले हमले की जमीन तैयार कर रहा है। रूस ने ओडिशा और इस्माइल जैसे अहम बंदरगाहों पर हमला किया। यूक्रेन रूस के भीतर ड्रोन हमलों से जवाब दे रहा है। रूस जमीनी मोर्चे पर आगे बढ़ने का दावा कर रहा है और यूक्रेन पश्चिमी हथियारों और अपनी ड्रोन क्षमता के जरिए जवाबी दबाव बनाए रखना चाहता है। मतलब युद्ध रोकने के बजाय और ज्यादा फैल रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन के हथियार सप्लाई और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन रूस को उसकी जमीन के भीतर असुरक्षित महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और विस्फोट में इतना ही। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।